नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मराठा आरक्षण की आग ने अब एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंकी के घर और दफ्तर को अपनी जद में ले लिया है। उनके बयान का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें आंदोलन को लेकर विवादित टिप्पणी थी। बस आंदोलनकारियों ने उनके घर दफ्तर सब जगह तोड़फोड़ और आगजनी की। और सच तो यह है कि मराठा आंदोलन की आज पूरे राज्य में अब महसूस की जा रही है और कई शहरों में फैली हुई है। बीड़, सोलापुर, हिंगोली जैसे जिलों में चक्का जाम से आगजनी तक हुई है। आंदोलनकारी मनोज जगारे पाटिल आमरण अनशन पर बैठे हैं। अनशन के छठे दिन उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, लेकिन वो किसी भी तरह के मेडिकल चेकअप के लिए तैयार नहीं हुए। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आत्मदाह की कोशिश की खबरें भी आ रही हैं और सरकार अपील कर रही है कि वो आंदोलन वापस ले लें, मगर आंदोलनकारी इसके लिए तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि पहले आरक्षण मिले। दरअसल मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी पेचीदा है और लंबे समय से खिंच रहा है। महाराष्ट्र के गठन के बाद से ही अलग अलग सरकारों के दौरान मराठा आरक्षण की मांग उठती रही और इसके लिए अलग अलग कमेटियां भी बनती गईं। 80 के दशक में मराठा आरक्षण पर पहला आंदोलन श्रम मंत्री अन्ना साहेब पाटिल ने किया था। 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले पृथ्वीराज चव्हाण ने 16% आरक्षण की अधिसूचना यानी ऑर्डिनेंस जारी कर दी। नवंबर 2008 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने फिर 16% आरक्षण का ऐलान किया। जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर मुहर लगाई, मगर शिक्षा में इसे 12% और नौकरियों में 13% कर दिया। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग की सिफारिशों को आधार बनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में कुल आरक्षण 50% के पार जा सकता है, लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आरक्षण रद्द कर दिया। कहा कि ये असाधारण मामला नहीं है। इसके बाद से पाले बदल गए हैं। उद्धव गुट सरकार को घेरने में लगा हुआ है और शिंदे सरकार अपने बचाव में लगी हुई है। सरकार का कहना है कि मामला नाजुक है, इसलिए कुछ समय दीजिए, जबकि विपक्ष इस मामले में विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। अभी जो कुछ घटनाएं हो रही है इसका भी विचार मराठा समाज के लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से आंदोलन को क्या कहते हैं एक दूसरी दिशा में ये आंदोलन जा रहा है। सरकार अगर कुछ निगेटिव होती तो ऐसा करना हम समझ सकते थे, उचित था, लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसमें काम कर रही है। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन खारिज कर चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार होना है। सितंबर में सरकार ने कमेटी बनाई जिसका कार्यकाल लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले वो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देने वाली थी। सरकार ने आज विशेष बैठक बुलाई। शिंदे ने एक एडवाइजरी बोर्ड बनाने की बात कही है और 2 चरणों में आरक्षण देने की बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या ये शिंदे सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है? क्या मराठा आरक्षण का विवाद आसानी से सुलझ पाएगा? क्या सरकार का फैसला आगे भी अदालत में टिकेगा और महाराष्ट्र में शांति की राह कैसे निकलेगी? तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित गुट के, और किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के। तो ब्रिजमोहन जी, आपसे शुरुआत। जिस तरह की आज पूरे राज्य में महसूस की जा रही है, ये बहुत जाहिर है कि एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बन गई है। कई सरकारों में अगर आप देखें तो ये मुद्दा उठता रहा है अलग अलग तरीके से, लेकिन कोई भी इसको पूरी तरह से भी डील नहीं कर पाया। अब ये मांग इतनी है कि कहीं जगह से आत्मदाह की कोशिशों की खबरें आ रही हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पे आगजनी लूटपाट हुई। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती है और इस समय की स्थिति क्या है महाराष्ट्र में? देखिए नगमा जी, ये बात बिल्कुल सच है कि स्थिति गंभीर है और ये बात भी सच है कि सरकार इसको बहुत ही गंभीरता के साथ ले भी रही है, क्योंकि हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये आंदोलन मराठा जो आंदोलन है यहाँ तक तो सीमित है, लेकिन इसके पीछे जो कुछ तत्व हैं जो इस आंदोलन को के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं,
तो इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस पे बहुत ही गंभीरता की ज़रूरत है और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया भी है। जैसा कि उन्होंने अब एक लेकिन जो की पेटिशनर्स हैं या जो दूसरा खेमा है उनको नहीं लग रहा कि सरकार गंभीरता से ले रही है, तभी आप देख रहे हैं कि पूरे राज्य भर से एक अब हिंसा की खबरें आने लग गई हैं और लोग बिल्कुल अब अधीर हैं कि ये बहुत लंबे समय से खिंच रहा है कि जो 2 स्टेजेस में भी रिजर्वेशन देने की बात कही है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। हाँ देखिए, ये काम सरकार करेगी अभी, क्योंकि हम लोग इस बात को बेहतर तरीके से लोगों को बताना भी चाहते हैं और ख़ासतौर से जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार पूरी गंभीर है इस मामले में। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने दो चरणों की जो बात की है, इसके पीछे का पुराना एक इतिहास है। निज़ाम के दौर में ये जो कुनबी समाज था उनको मराठे थे उनको कुनबी समाज में रखा गया था, तो उसको लेकर भी एक चरण ऐसा है इसके लिए शिंदे साहब ने पहले से कोशिश की थी। लेकिन हो रहा है कि उस पर जो रिकॉर्ड है वो उर्दू में भी है, फारसी में भी है और मोदी भाषा में भी है। इन तीनों भाषाओं के जानकार लोग उपलब्ध नहीं है और चूंकि ये रिकॉर्ड हैदराबाद से उस समय निज़ाम का संचालन होता था। ये सब मानने को तैयार होंगे ब्रजमोहन जी, क्योंकि इस समय देखिए अनशन के 6ठे दिन अब जो मनोज पाटिल वहां बैठे हैं वो अनशन वापस लेने को तैयार नहीं है, तबीयत उनकी बिगड़ी हुई है। इस बीच में सरकार ऐसा क्या आश्वासन दे सकती है कि लोगों को लगे कि गंभीर है? देखिए, इसी का प्रयास चल रहा है और ये जब सरकार ये कह रही है कि हम इस बात को पूरी तौर से इसका हल ढूंढना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इसका एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें कि जो दूसरे ओबीसी हैं जिनको भय हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अधिकार कम हो जाए, ऐसा ना हो कि उनका आरक्षण कम हो जाए, तो इसमें बहुत ही पेचीदगी है और उस पेचीदगी को जो आरक्षण के आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी समझना होगा कि एकदम से ये, मैं फिर कह दूं कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पूरी तौर से मराठा आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन उसमें यह भी देखना पड़ता है कि कानून के अंतर्गत सारा कार्रवाई हो और ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग को लगे कि उसके अधिकार को लेकर हम किसी दूसरे को देना चाहते हैं। किशोर जी हमारे से जुड़े हैं। किशोर जी, क्या लोग अब इस मूड में हैं और समय देने के लिए तैयार हैं और जो सरकार बात समझाना चाह रही है वो समझ में आ रही है बात लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता मुझे कि जिस तरीके से आज हुआ, सुबह में एक विधायक का घर जलाया गया, शाम को जयदत्त क्षीरसागर जो पुराने मंत्री थे और उनके भतीजे संजय क्षीरसागर जो अभी एमएलए है उनका भी घर फूंक दिया गया। फिर ऑफिसेस पे ताले लगाए गए, बहुत जगह ट्रैफिक भी है। अब 13 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है और जरांगे पाटिल मान नहीं रहे। अभी आपने एक सीक्वेंस दिया, लेकिन उस सीक्वेंस को कभी भी मराठा आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं ली और जब हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया उसके बाद भी इंदिरा साहनी केस का सहारा लेके उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये पेचीदा मामला है। महाराष्ट्र सरकार कितना भी कहे तो ओबीसी कहती है कि हमारे कोटा में से मराठा कम्युनिटी को ना दिया जाए। आज मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया कि जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको कुनबी बना दिया जाए, यानी इससे रिपलगेशन और बढ़ गए और अब ओबीसी भी आ गए एजिटेशन में। अभी हो क्या रहा है कि कई राज्यों में, जैसे गुजरों का मसला है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जाट का मसला है, फिर गुजरात में पटेलों का मसला आ गया। वैसे ही मराठों का मसला जो प्रलंबित है, जिस पर एक पॉलिसी डिसीजन लेना है। महाराष्ट्र सरकार ऐसा पॉलिसी डिसीजन ले लेती है कि कुनबी जो मराठों का पिछड़ी सबकास्ट थी वो सबकास्ट में सारे मराठे हैं तो भी विवाद उपस्थित हो जाएगा। और केंद्र सरकार अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी अमेंडमेंट करती है कि 75 साल के अंदर नया समाज, नया पिछड़ापन भी आ चुका है, अब कुछ प्रवर्गों में यह पिछड़ापन ज्यादा है और उसलिए 10% का एक हाइक कर
इन सब किशोर लोगों जी, को मैं उसमें एक बात संभाल आपसे लेती पूछना है, चाहती हूँ। तो इस समय जो स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन खारिज कर चुका, क्यूरेटिव पिटीशन पर विचार होना है, एक कमेटी बनाई गई सितंबर में जो शिंदे सरकार ने बनाई, अब उसका कार्यकाल भी बढ़ता जा रहा है, उसको रिपोर्ट देनी थी। इस समय सरकार ऐसा क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए जिससे लगे कि सरकार गंभीर है, और ये जो राज्य में अलग अलग जगहों से अब हिंसा की भी खबरें आ रही हैं, उन पर रोक लग सके, आंदोलनकारी जो है माने कुछ? नहीं, ये देखो नगमा जी, ना ही तो जरांगे साहब ने भी हिंसा का समर्थन किया है, या कोई भी अपोजिशन नहीं, की वो बात पार्टी सही है, लेकिन हिंसा का आज जो समर्थन देखा नहीं गया किया और है। उसके अलावा बसों को जलाना या आगजनी, या अगर इसको ना भी आपको लग रहा है कि नहीं कोई हिंसा हो रही है, तो भी इस समय क्या चाहेंगे आप लोग कि सरकार क्या करे अभी इस पर? क्योंकि ये कहा जा रहा है बार बार ना कि पेचीदा मामला है, तो नहीं, पेचीदा मामला है एक तो मिनट नगमा जी, हाँ। नगमा जी, ये एजिटेशन को हवा देना या एजिटेशन में आग उतना, ये काम बीजेपी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर 3 दिन पहले आते, वो आंदोलनकारी बोलते कि प्राइम मिनिस्टर इस पर अपनी भूमिका दे, राज्य सरकार के अधिकार सीमित है, केंद्र सरकार बोलती नहीं। प्राइम मिनिस्टर 1.5 घंटे का भाषण दिया, एक शब्द से बोले नहीं। प्राइम मिनिस्टर जाने के बाद जब अनशन चल रहा था, अब क्या हो गया कि सरकार पर आंदोलनकारियों का विश्वास खत्म हो गया। और मुझे एक बताइए, विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, ऑफिसेज जलाए जा रहे हैं, नगर पालिका है, तहसील के ऑफिस है, ये जलाए जा रहे हैं, बसें रोककर लोगों को उतार के जला दिया जा रहा है। सरकार सो रही है क्या? महाराष्ट्र में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू कभी नहीं था। तो केंद्र ने इंटरवेंशन करना चाहिए और रास्ता तो निकालना महाराष्ट्र चाहिए। में जो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, अब आप कह रहे हैं केंद्र को इंटरवीन भी करना चाहिए इसमें, तो स्थिति बिगाड़ी किसने है? और आप जैसा किशोर जी कह रहे हैं कि इस समय सरकार पे, महाराष्ट्र सरकार पे भरोसा नहीं है आंदोलनकारियों का। नहीं, देखिए किशोर जी जो बात कह रहे हैं मैं उससे पूरी तौर से असहमत हूँ। एक तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। हम लोग तो खुद सरकार में, हम लोग क्या ये चाहेंगे कि राज्य की स्थिति बिगड़े? तो ये आरोप लगाना तो पूरी तौर से नितांत गलत है। जहाँ तक बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कोट किया अभी तिवारी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी जब थे, उनको अगर कोई बात कहनी है तो उनकी बात का असर पूरे मुल्क में होता है। और कई दूसरे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि इस प्रकार की चर्चाएं और इस प्रकार के आंदोलन पहले से चल रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री वहां पे थे तो उन्हें कुछ आश्वासन देना चाहिए था इस पर। मेरा सोचना है कि शायद प्रधानमंत्री जी वहाँ पे उस समय राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस पर कुछ बोलें, क्योंकि ये पूरे प्रधानमंत्री जी का एक शब्द भी पूरे देश में प्रभावित करता है। तो ये ऐसी बात कहना मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं है। ये मौका हमारी सामाजिक दायित्व का है, और ये सामाजिक दायित्व खाली सरकार का नहीं है, इसमें वहाँ के जो दल हैं। इस समय आप लोग इसका क्या हल देखते हैं? देखिए, इसका हल तो जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका हल बेहतर ये होगा कि अभी जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि उनको ये विश्वास करना होगा कि जो सरकार, राज्य की सरकार पूरी तौर से इसके लिए गंभीर है, और इस मामले में अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग केंद्र में आके अभी बात करेंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करेंगे और उनसे हम इस मामले में चाहेंगे किशोर जी, क्या कि इसका बेहतर कोई सॉल्यूशन निकले। आंदोलनकारी और समय देने के लिए तैयार होंगे सरकार को? हमारा पार्टी या आंदोलनकारियों के साथ है, लेकिन हम सक्रिय नहीं है। मराठा आरक्षण को हमारा सपोर्ट भी है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने 30 दिन का समय मांगा, उन्होंने 40 दिन का समय दे दिया। अब उसके बाद ये जब आंदोलन बड़ी चरम सीमा में आया, तो जो एक रिटायर जस्टिस संदीप शिंदे की एक कमेटी बनाई थी, उसका कार्यकाल ही दिसंबर तक बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो कोई निर्णय भी लेता है तो भी वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में हम चले गए थे, अब क्यूरेटिव पिटीशन उसी बेंच के पास जाएगा। तो सरकार के पास, राज्य सरकार के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अब ऑप्शन खुलने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से खुलने हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में फुल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी बैठी है, और महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की है, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो पिछले 5 तो आप कह रहे हैं कि अब राज्य होम सरकार मिनिस्टर के पास जो है विकल्प बहुत सीमित हैं। अब अगर विकल्प किसी के पास है तो संविधान के रास्ते में विकल्प है, और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए वहां पे बीजेपी जिम्मेदार है, और देखना होगा कि राज्य की जो कानून व्यवस्था इस समय और बिगड़े नहीं, क्योंकि लोगों ने समय
ज़्यादा दिया है और अब और इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। बट धन्यवाद आपका बृजमोहन श्रीवास्तव और किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लेंगे हम सच की पड़ताल में और उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक पेटिशनर जिन्होंने इस मुद्दे पर पेटिशन दायर की है। बातचीत करेंगे उनसे कि क्या चाहते हैं सर। सच की पड़ताल में हम बात कर रहे हैं मराठा आरक्षण की। महाराष्ट्र में जो इसे लेकर अब अशांति फैली है उसकी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद पाटिल जो एडवोकेट हैं, मराठा क्रांति मोर्चा के पेटिशनर हैं मराठा रिजर्वेशन के लिए। विनोद पाटिल, अब जो एक कमेटी भी बनाई सरकार ने और 2 स्टेज में रिजर्वेशन देने की बात की है, और सरकार का कहना है कि आप कुछ और दिन आप लोग इंतजार करें और कोशिश कर रही है सरकार, गंभीर है। क्या इन वादों से अब कुछ संतुष्ट हैं आंदोलनकारी? देखिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमने 4 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में देखे, चारों ने यही बात करी है कि हमें वक्त चाहिए, हमको रिजर्वेशन दे। हमारा सरकार से ये सवाल है कि अगर यदि आपको ज्यादा वक्त चाहिए था, फिर हमारे आंदोलन के दरमियान आपने 30 दिन का समय क्यों मांगा? उस दिन तो आप 4 दिन की भाषा कर रहे थे। सरकार काफी दिन से सिर्फ देख रही थी कि आगे क्या क्या होगा, और जब सरकार के समझ में आ गया है कि अभी आंदोलनकारी रुकने को तैयार नहीं है, तो उस पर सरकार आकर आज ये स्टेटमेंट कर रही है। हमें ये अपेक्षा था कि महाराष्ट्र को पिछले काफी सालों बाद, 7-8 साल बाद मराठा मुख्यमंत्री मिला था। जो कम्युनिटी से हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हमारे कम्युनिटी के मराठा मुख्यमंत्री बने हैं, और मराठा मुख्यमंत्री बनने के बाद बनते ही से हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि आज के जो मुख्यमंत्री ये पिछली बार हमारे आंदोलन का हिस्सा रहे हुए हैं, उनके सामने ये सारी प्रोसीजर चली, उप समिति के सदस्य भी थे। पर सत्ता में आने के बाद मराठा युवाओं की तरफ सरकार ने सीरियसली नहीं लिया, इसलिए हमारा सरकार के ऊपर से भरोसा उठता है। जी। और आरक्षण की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो अब हिंसक भी हुआ है। अब जी विधायक के घर पे आगजनी हुई और भी जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मराठा समाज सेंट्रलाइज हमारी जो मांग है, हम शांति से आरक्षण मांग रहे हैं। पिछली बार भी देखा आपने, हमने अनशन किया, राष्ट्र की लड़ाई लड़ी, हमने जो मोर्चे निकाले, रैलियां निकाली, वो शांति से निकाली, पूरे इंडिया ने उसकी नोंद ली। पर आज दिक्कत ये है कि कुछ युवा, उन्हें ये लग रहा है कि अभी हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम मुख्य धारा में नहीं आ सकते, तो उनकी भावनाएं भड़क रही है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने आज तक क्या क्या किया, तो टाइम टेबल सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। एक टाइम बाउंड रिजर्वेशन का प्रोग्राम डिक्लेयर करना चाहिए। वो न होते हुए तीनों पक्ष के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं, इसलिए युवा संतुष्ट नहीं हो रहा है। अभी भी समय नहीं गया है। पालक के रूप में, गार्डियन के रूप में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने आगे आकर टाइम टेबल डिक्लेयर करना चाहिए, हमको समझाना चाहिए। इस तरह से हमारी पहली स्टेज रहेगी, इस तरह से रिपोर्ट बनेगा, इस तरह से हम कोर्ट में जाएंगे, इस तरह से हम नया रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या करेंगे ये हमें समझ नहीं आ रहा है। बाहर से जो हमने सबको करा कि सरकार शांत रूप से बैठी हुई, इसलिए युवाओं की भावना भड़क रही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने टाइम बाउंड प्रोग्राम ये डिक्लेयर करना चाहिए। जी, तो इस समय ज़रूरत ये है कि सरकार एक टाइम बाउंड कार्यक्रम, एक प्रोग्राम, एक रूपरेखा लेकर सामने आए और लोगों को भी समझाए एक गार्जियन के तौर पे, ताकि युवा जो अब थोड़े बेचैन हो रहे हैं वो इस बात को समझ सकें कि सरकार इसे लेकर गंभीर है। धन्यवाद आपका विनोद पाटिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सच की पड़ताल में समय इतना ही है। नमस्कार।